नमस्कार, देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जीवन में शिक्षा का मोल अतुलनीय है। इसका मकसद वैश्विक शांति और सतत विकास में शिक्षा के योगदान को याद करना और इस दिशा में और प्रयास के लिए जागरूक करना है। इस साल की थीम हर वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को एक थीम पर मनाया जाता है। इस वर्ष अस्थायी शांति के लिए सीखना की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। बता दें, पिछले साल लोगों में निवेश करें और शिक्षा को प्राथमिकता दे की थीम पर यह मनाया गया था। भारत में शिक्षा को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है? यूनेस्को की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के बाद से स्कूल न जाने वाले बच्चों की वैश्विक संख्या में 6 मिलियन का इजाफा हुआ था। भारत में शिक्षा को लेकर कई कानूनी प्रावधान बनाए गए। इसमें से ज्यादातर संविधान में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है। वहीं अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित है और अनुच्छेद 15, 17 और 46 में भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करने का प्रावधान है। साथ ही अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का प्रावधान करता है। आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। फिर हर वर्ष इसे इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाने लगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 6वीं बार मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से हैं, एचओडी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नमस्कार। नमस्कार सर। तो जैसा कि आज इंटरनेशनल शिक्षा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इस दिन कहीं ना कहीं शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है? शिक्षा से समाज में पहले के मुकाबले अब क्या क्या बदलाव हुए हैं और आने वाले समय में किस तरीके के बदलाव देखे जा सकते हैं? जी संजीव सर। सबसे पहले तो मैं सभी इस चैनल को देखने वाले दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी। और रही शिक्षा की बात, तो हमारे भारतीय संस्कार में तो शिक्षा बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है और उसकी औपचारिक तरीके से अलग अलग पाठशालाएं हैं जहां पर की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जहां हम आधारित शिक्षा की बात करते हैं, वहीं हमारे भारतीय संस्कार में संस्कार आधारित शिक्षा और नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया गया है। पुरानी शिक्षा शायद हमारी इन्हीं बुनियादी शिक्षा, हमारे अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार की ओर मोड़ने वाली और नैतिक मूल्यों पर बल देने वाली शिक्षा होती थी। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ ही अब जो आधुनिक शिक्षा का जो हमारे पाठ्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं इन सबसे दूर होते चले गए और उसी का परिणाम है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत देश में लागू की गई है, तो उन्हीं नोटिस हमारे पाठ्यक्रमों में लागू करने के लिए चालू की गई है। और जो पिछले हमारी शिक्षा में चीजों को हम लोग पीछे छोड़ गए थे, उनको फिर से भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रौद्योगिकी का सम्मिश्रण, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम टेक्नोलॉजी से दूर करके नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ ही हम जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझने का प्रयास नई शिक्षा नीति में करना चाहते हैं। तो ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो नई शिक्षा नीति 2020 है, भविष्य में हमारी शिक्षा व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करने वाला साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है।
संजीव सर, एक सवाल और कि जैसे कि महिलाओं के जीवन में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन पहले जिस तरीके से कम उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। लेकिन अब पहले के मुकाबले क्या महिलाएं इतनी सशक्त और लड़कियां इतनी सशक्त हो चुकी है कि खुद ही इंडिपेंडेंट होकर शिक्षा को ग्रहण करती हो? जी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे समाज में वैश्विक स्तर पे परिवार, भारतीय समाज भी उससे अछूता नहीं है। आज हम देखते हैं कि शिक्षा के हर क्षेत्र, इवन जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, एक जमाने में आप देखेंगे कि महिलाएं जो है मेडिकल एजुकेशन में ज्यादा जाती थी, इंजीनियरिंग में नहीं जाती थी। मैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कई वर्षों से ऑब्जर्वर हूं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कई सालों में जो ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है JEE, उसमें महिलाओं का लड़कियों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और ये इस बात का द्योतक है कि महिलाएं भी शिक्षा के हर क्षेत्रों में, जहां पर शिफ्टों में काम होता था, वहां भी महिलाएं प्रवेश ले रही, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन तक नहीं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और हार्डकोर मैकेनिकल जैसी ब्रांच में भी आज महिलाएं बढ़ चढ़कर एडमिशन ले रही हैं, उनका परसेंटेज बढ़ा है। तो प्रोफेशनल स्किल के साथ साथ महिला सशक्तिकरण हमारे भारतीय समाज में हुआ है। महिलाओं में एक जागरूकता आई है और वो इसमें एडमिशन प्रवेश के माध्यम से सुनिश्चित कर पा रही हैं। ये भारी बदलाव समाज में पिछले कई वर्षों में हम देख पा रहे हैं। जी। जैसा कि आप एक मीडिया एजुकेशन को लेकर भी कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि लड़कियां आपके यूनिवर्सिटी में कितने प्रतिशत है जो कि मीडिया से संबंधित पढ़ाई कर रही है? मीडिया में महिलाओं का बहुत ज्यादा प्रतिशत है और उसका उदाहरण जो हमारे जो अभी लाइव ये प्रसारण चल रहा है, हमारे जो एंकर है उसमें महिलाओं का बहुत रोल है। आप प्राइम टाइम पे नेशनल लेवल की जब न्यूज देखेंगी तो आप जी। देखेंगे उसमें एंकर्स का प्रतिशत आप खुद देखिए, दर्शक खुद तय कर पाएंगे कि उसमें महिलाओं का कितना प्रतिशत है। तो कहीं ना कहीं मीडिया एजुकेशन में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भी बड़े हैं और टेलीविजन चैनल्स में, रेडियो चैनल्स में, वेब मीडिया में महिलाएं आई हैं। एक जमाने में पत्रकारिता में चूंकि लेट नाइट तक, देर रात तक काम करना होता था, तो पुरुष ही उसमें जाते थे, लेकिन आज रात को 2-2:30 बजे भी प्रिंट मीडिया में महिला पत्रकार काम करती हैं, डेस्क पे एडिटोरियल में बैठती हैं और बाखूबी करती हैं और कहीं कोई उसमें समय बाधा नहीं है। बड़े बड़े मेट्रो शहर में भी कैब करके वुमेन जर्नलिस्ट रात को 2-3 बजे तक अपना काम बाखूबी करती हैं और बड़ी निर्भीकता के साथ कर रही हैं। तो मीडिया एजुकेशन में महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, या हम यूं कह ले बराबरी से अब आ गया है। वहां पर जेंडर अब कोई मतलब विषय नहीं है। जी। संजीव सर, समय सीमा को देखते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी कि आज जी महिलाओं के लिए भी एक बड़ा दिन है, आज बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो आपकी ओर से जी ऐसा कोई संदेश जो बालिकाओं के लिए एक प्रोत्साहित साबित हो? मैं तो यही कहूंगा कि आज समाज में कंधे से कंधा मिलाकर, जेंडर डिफरेंस वो नहीं है। भारतीय संस्कार में सदैव से देवियों का सम्मान हुआ है, उनको हम लोग पूजित करते रहे हैं और हम पूजा करने की बात नहीं कहते, समान हक की बात करते हैं। आज जो है आप हमारे भारतीय परिवारों में बेटियों का जो घर में चाहे निर्णय करने का अधिकार हो, चाहे किसी तरीके का अन्य तरीके का हो, वो बिल्कुल बेटों के सभी कंधे से कंधा मिलाकर जो है हर निर्णय में, हर डिसीजन में शामिल है और उनके जो पेरेंट्स, माँ बाप है, वो भी उनको उस तरीके से बाकायदा उनकी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। भारत मध्य सरकार की, चाहे वो लाडली बेटी योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, ये भी महिलाओं को या कन्या को सशक्त करने की दिशा में और समाज में उनकी स्वीकार्यता को, स्टेबिलिटी को है, जो समाज में एक बहुत ही महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके जो एक भाव को या उनकी पहचान को स्थापित करने में मददगार साबित हुआ है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें, और आपने जिस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा रहा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जो कि छठी बार मनाया जा रहा है, हर बच्चे तक फ्री और बुनियादी एजुकेशन पहुंच सके, इस मकसद के साथ ही हर साल यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को लेकर भी काफ़ी लोगों में रुचि देखने को मिलती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर सभी को उजागर होकर आगे बढ़कर जागरूक होना चाहिए कि एजुकेशन सभी के लिए ज़रूरी है। न केवल महिला बल्कि हर वर्ग के लोगों के लिए एजुकेशन बेहद ही ज़रूरी है। देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में एजुकेशन को लेकर ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता, लेकिन ग्रामीण लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर देखा जाता है उन्हीं महिलाओं पर अत्याचार होता है जो कि अनपढ़ या फिर अशिक्षित हो, जिनको शिक्षा का ज्ञान ना हो, जिनको कानून का ज्ञान ना हो। लेकिन आजकल की दुनिया में सभी के लिए कानून बराबर के तौर पर है और शिक्षा ग्रहण करने का हक भी सभी को है। बता दें कि भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने का प्रावधान भी है। साथ ही अनुच्छेद 2039 केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का प्रावधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बहुत सारी चीजें सिखा कर जाता है। बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त महासभा UNGA द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने जाने लगा है। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। फिर हर वर्ष इसे इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाने लगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस छठी बार मनाया जा रहा है, यानी कि 5 साल पूर्व से शिक्षा दिवस मनाने की मुहिम छेड़ी थी। शिक्षा दिवस मनाने का एक और जागरूकता फैलाना है, तो दूसरी ओर महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, चाहे महिलाओं की बात करें या फिर पुरुषों की बात करें। सभी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हर वर्ग में शिक्षा ज़रूरी है। जैसा कि हमारे HOD ने कहा है कि शिक्षा के लिए किसी भी उम्र की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा हर युग हर उम्र में कर सकते हैं। तो हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान शिक्षक अभिषेक यादव जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। अभिषेक जी, जैसा कि आज शिक्षा दिवस है और पूरे विश्व में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, आपका क्या कहना है? शिक्षा से समाज में किस तरीके से बदलाव आए हैं और आने वाले समय में क्या महिलाएं इतनी सशक्त हो पाएगी, इंडिपेंडेंट हो पाएगी कि अपने जो भी समस्या है उसको लेकर कदम आगे बढ़ा पाए? बिल्कुल हो पाएंगी। किस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित होना चाहिए? जैसे शिक्षा है, शिक्षा को लेकर महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है समाज में जो उनके परिवार है, परिजन है, वो अशिक्षित है, लेकिन लड़कियां पढ़ना चाहती है, तो कैसे वो पढ़ सकती है? आप शिक्षक है, आप बता सकते हैं इसको बेहतर तरीके से। ऑलमोस्ट परिवार तो आजकल वैसे भी पढ़े लिखे हैं, पर यदि कोई फैमिली पढ़ी लिखी नहीं भी है, तो अगर लगन आपके अंदर है तो आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मैं एकलव्य का एग्जांपल देना चाहूंगा कि बिना गुरु के एकलव्य ने इतनी महारत हासिल की कि वो अर्जुन से आगे निकल गए। तो आज तो हमारे पास शिक्षक भी उपस्थित हैं, यदि शिक्षक नहीं भी है तो यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, शिक्षा प्राप्त करना तो ठीक है, महिलाओं के लिए ज़रूरी है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है, लेकिन आप शिक्षक है, आपको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिस समय पर आप पढ़ाते हैं? जैसा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि फेल होते हैं या कम मार्क्स आते हैं, तो इस समय पर क्या करना चाहिए और कैसे आप लोग इसको फेस करते हैं? देखिए, मार्क्स तो इतना कोई वो नहीं है, मार्क्स का मेन चीज है कि आप किस तरीके से समाज के लिए लाभदायक हो रहे हैं, आप पढ़ाई से क्या सीख रहे हैं। जैसा कि आप शिक्षक है, तो किस सब्जेक्ट, किस विषय पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होता है? मैं मैथ पे ज्यादा फोकस करता हूँ, मैथ पे, साइंस पे।
क्या ये ज़रूरी है कि मैथ्स जो है ज़्यादातर छात्र ही इसको चयन करते हो या फिर छात्राएं भी चयन करती है? ये सबके लिए जरूरी है। मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको होते हैं उसमें मैथ्स आपको कहीं ना कहीं काम आती है, रीजनिंग आपको काम आती है। हम्म। तो मैथ्स अगर आप कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ट्यूशन क्लासेस भी चलाते हैं, तो ट्यूशन्स के जी जी। लिए अभी एक निर्णय आया है केंद्र सरकार की ओर से, जो 16 वर्ष के कम की आयु के छात्र या बच्चे होंगे वे कोचिंग नहीं जा पाएंगे, तो उनको पढ़ाने के लिए आप स्कूल में भी टीचर है, तो किस तरीके से, क्योंकि ट्यूशन और स्कूल से ही बच्चा जो है ज़्यादातर समझ पाता है चीज़ों को, लेकिन अगर ट्यूशन क्लोज कर दी गई है तो क्या ये परेशानी खड़ी करती है बच्चों के लिए? बिल्कुल परेशानी खड़ी करती है। शिक्षा की जो सही उम्र है वो 16 वर्ष से पहले ही बच्चा सीखता है। हम्म। और यहाँ पे अगर निर्णय लिया गया है कि 16 वर्ष के बाद अगर आप बच्चे को ट्यूशन में एडमिशन देते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रहेगा। जैसा कि आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, तो जब ये प्रावधान आया कि 16 वर्ष के कम के बच्चे जो हैं वो ट्यूशन नहीं जा पाएंगे, तो उनके परिजनिक की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? पेरेंट्स ने इस पर कोई एक्शन लिया है या पेरेंट्स की ओर से आपको क्या बोला गया है? फिलहाल मेरे पास तो ऐसा पेरेंट्स की तरफ से कभी किसी का कॉल या कोई पर्सनल निर्णय नहीं आया इस विषय में। हम्म। लेकिन आपको लगता है कि इससे परेशानी पर मैं हुई है? व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि ये निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है समाज के लिए। तो मतलब इस निर्णय से बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो लर्निंग पीरियड उस पीरियड में ही आप बच्चे को मतलब शिक्षा से वंचित रखना चाह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए नुकसानदायक जरूर होगा। अच्छा, तो अगर ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि केंद्र से निर्णय आया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो जारी रहने वाला है, तो अभी किस तरीके की मुसीबत हो रही है? आप स्कूल में शिक्षा किस तरीके से दे पा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग्स तो बंद हो चुकी है? हाँ हाँ, स्कूल में तो आ रहे हैं बच्चे, जी। बाकी ये मुद्दा उठाया जाएगा। मतलब बच्चों की मेंटेलिटी पे भी फोकस पड़ेगा इससे। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक सवाल और पूछूंगी अभिषेक जी मैं आपसे कि सोशल मीडिया से बच्चे शिक्षा से कैसे जुड़ सकते हैं? आप किसी क्लास की को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जी। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप नॉलेज चाह रहे हैं वैसे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फालतू की चीजों से दूर रहें। क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, हाँ, आजकल जो देखा जा रहा है अभिषेक जी कि सोशल मीडिया का उपयोग शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है जो कि टीनेजर्स के कम एज के बच्चों में आ रही है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? आप शिक्षक हैं, तो क्या बच्चों को इस तरीके से कोई संदेश आप देना चाहते हैं कि ताकि बच्चे जो है सिर्फ शिक्षा को ही सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप के अंदर डाल सके, ना कि गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को? इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेरेंट्स का भी योगदान होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या यूज कर रहा है। और बच्चों को भी चाहिए कि ये जो एज है आपकी टीन एज, इस एज में ही आप सीखते हैं, और इस एज में यदि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, दूसरी चीजों में अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के नुकसानदायक होगा। एक चीज और मैं पूछूंगी, अभी एक दौर आया था 2 साल का कोविड दौर, इस दौरान जो है स्कूल पूरी तरह से बंद थे, कोचिंग्स बंद थे, आपको किस तरीके की परेशानी हुई थी बच्चों को पढ़ाने में? उस टाइम पे तो बच्चे लगभग ना के बराबर बंद ही हो गए थे, और उस टाइम के बाद से ही जो शिक्षा का थोड़ा स्तर अपन देख रहे हैं तो गिरा हुआ था, मुझे प्रतीत होता है। क्या उसके बाद से असर पड़ा है शिक्षा में? बिल्कुल असर पड़ा है। काफी बच्चे जो 4th क्लास में हैं उनको अगर आप पर्सनली अगर कहीं जाके मिलते हैं तो बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो रीडिंग नहीं कर पा रहे। बिना रीडिंग के अगर आप सोचें कि बच्चा आगे कैसे बढ़े तो थोड़ा सा वो समस्या है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक सवाल और, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि आज शिक्षा दिवस है, बच्चों को आप शिक्षक हैं तो किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा समाज का आधार है।
एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी अपराध की तरफ नहीं जाता। सिर्फ पैसा कमाना ही शिक्षा नहीं है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना शिक्षा है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जैसा कि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा को लेकर काफ़ी महत्व दिया जाता है। आज शिक्षा दिवस के अवसर पर सभी को संदेश दिया गया है कि सभी पढ़े सभी बढ़े। हमने यूनिवर्सिटी के एचओडी से भी बात की और एक सामाजिक शिक्षक से भी बात की, जो दोनों का कहना है कि इंडिपेंडेंट होने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा न केवल पुरुष के जीवन में बल्कि महिला के जीवन में भी बहुत ज़रूरी होता है। सभी को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि जीवन को आगे बढ़ा जा सके। जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना आप शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। शिक्षा अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी समस्या को फेस कर सकते हैं। तो शिक्षा दिवस के अवसर पर हमने आपको कुछ खास जानकारियां साझा की है और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।